अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम स्कैफोल्डिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्कैफोल्डिंग एक ऐसा वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। हमारे वो दोस्त जो सेफ्टी में न्यू है और स्कैफोल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। माय नेम इज अमजद परवेज और मैं सेफ्टी प्रोफेशनल और ग्रेजुएट हूँ और मैं सऊदी अरेबिया में मोर देन 8 ईयर एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल जो है वो काम करता हूँ। आप हमें सोशल मीडिया के जरिए से भी फॉलो कर सकते हैं इन दिए गए लिंक के जरिए से। यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है अमजद मालिक सेफ्टी HSE प्रोफेशनल के नाम से आप इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो में हम जिन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें है जैसे स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग की टाइप क्या है, उसके कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और स्कैफोल्डिंग का हैजर्ड क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, कैसे उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा, टैग सिस्टम कितनी टाइप के होते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्कलोड क्या है और कैसे कंट्रोल करते हैं और आखिर में पढ़ेंगे उसकी क्लासेस के बारे में। तो हम चलते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। A temporary elevated working platform where the worker can stand to do the work easily and safely। एक आर्जी तौर पर बनाया गया ऊंचाई के ऊपर एक ऐसी जगह जहां पर वर्कर जो है वो आसानी के साथ उसके पर खड़े हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, इसको स्कैफोल्ड कहते हैं। इसका मकसद क्या है, क्यों बनाई जाती है स्कैफोल्ड? फॉर वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई के ऊपर काम करने के लिए स्कैफोल्ड को बनाया जाता है। किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी स्टाफ को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए भी स्कैफोल्ड को बनाया जाता है और किसी साइट के हाइट के ऊपर जाने के लिए भी स्कैफोल्ड को बनाया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग की डिस्टिंक्ट किस्म की टाइप्स हैं। जो वेल नाउन टाइप के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसमें है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड हो गया, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड हो गया, मोबाइल स्कैफोल्ड यानी आप लाइट ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेस्टल स्कैफोल्ड, सिंगल स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड हैंगिंग स्कैफोल्ड, पेटेंडेंट स्कैफोल्ड और वर्टिकल स्कैफोल्ड कुछ स्कैफोल्डिंग की टाइप है। कंपोनेंट के बारे में जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है वो सोल बोल्ड लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा टुकड़ा जिसको जमीन के ऊपर रख के साफ ग्राउंड के ऊपर स्कैफोल्ड की बेस जो है वो खड़ी की जाती है। उसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 450 मिलीमीटर लॉन्ग होगी और 225 मिलीमीटर इसकी विड्थ होगी और उसकी थिकनेस जो है वो 38 मिलीमीटर तक होती है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं तो बेस प्लेट, स्टील प्लेट टू विच द लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है जिसके ऊपर खड़ा कहते हैं वो ट्यूब जो होती है वो जो सोल बोल्ट के ऊपर यानी जो प्लेट जो लगा के उसके ऊपर स्टैंड खड़ा जाता है उसको हम बेस प्लेट कहते हैं और उसकी जो डायमेंशन है लेंथ मल्टीप्लाई विद वेट वो 150 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर तक होती है। उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड की तरफ। आल्सो कॉल्ड अपराइट, वो ट्यूब जो 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 किसी भी स्कैफोल्डिंग की बेस बनती है इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और जो वर्टिकल ट्यूब होती है ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती हैं, 0.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक की आपको मिलती है और इससे पूरी स्कैफोल्ड का स्ट्रक्चर जो है उसका वेट जो है वो उसके ऊपर होता है। तो उसके बाद जनाब आगे आता है लेजर। Ledges are the tubes which are positioned horizontally between the two vertical standards to keep the length of the scaffold base। एक लेजर जो है वो दो जो अपराइट स्टैंडर्ड्स हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और 4 लेजर मल्टीप्लाई बाई 4 स्टैंडर्ड एक पे बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको जो शेप देने की जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्यूब स्पैनिंग across the ledger and supporting the scaffold, बोर्ड के ऊपर बोर्ड्स को लगाया जाता है ताकि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। A heavy scaffold distance, the transom distance is between 90 सेंटीमीटर। दो ट्रांसफॉर्म जब एक हैवी स्कैफोल्ड के ऊपर लगाए जाते हैं तो जो डिस्टेंस होगा वो 90 सेंटीमीटर से होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं ब्रेसिंग स्कैफोल्डिंग टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर ऑफ द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड की स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए जो ब्रेसिंग इस्तेमाल होती है, जो ट्यूब इस्तेमाल होती है इनको हम ब्रेसिंग कहते हैं। और की मकसद की टाइप्स होती हैं। Ladder is the axle for the scaffolding. It is installed at the ratio of 1:4 or 75 angles। Ladder scaffold पे चढ़ने के लिए
उसके ऊपर जाने का एक रास्ता होता है और उसको लगाने का तरीका क्या है कि जो एटलीस्ट 75 के एंगल पे उसको जो है वो प्लेटफॉर्म पर लगा देना चाहिए और उसकी रेशियो जो है वो लेंथ और हाइट की जो नीचे बेस से जो उसका वर्टिकल जो है वो 1:4 होना चाहिए। और प्लेटफॉर्म से जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचो लेदर की जो एटलीस्ट ऊपर जो उसकी लेंथ जो है वो लैंडिंग 1 मीटर तक होनी चाहिए। इसके मजीद कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें आता है कपलर आर यूज टू जॉइन द ट्यूब एट द डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो जब ट्यूब को यानी स्टैंडर्ड एनालाइजर को जोड़ने के लिए, ट्रांसफॉर्म को जोड़ने के लिए और रूजर को जोड़ने के लिए कपलर का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी मोस्टली किस्म की टाइप्स हैं, राइट एंगल और डबल कपलर। इसको डबल कपलर भी कहते हैं। विच जॉइन द स्कैफोल्ड ट्यूब एट द राइट एंगल, जो कि राइट साइड पे यानी दाएं तरफ किसी भी कंडीशन में ट्यूब को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। और नंबर 2, सर्वाइवल कपलर कनेक्टिंग द टू स्कैफोल्डिंग ट्यूब एट एनी एंगल अदर देन द राइट एंगल। राइट एंगल के अलावा किसी भी जगह पर अगर हम ट्यूब को जोड़ना हो तो उसके लिए सर्वाइवल कपलर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि और भी बहुत सारी टाइप्स हैं कपलर की, जैसे फुटलॉक, लीव, बिल्डर, लिम्पेट, बोल्ट रिटेनिंग, फोर्थ, डबल, सर्वाइवल एंड इनर जॉइंट, जैसी बहुत सारी कपलर की टाइप्स हैं जिनका जो डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन है उनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है। आगे हम आते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म या वॉकवे। वो जगह जहाँ पर वर्कर काम करते हैं, जहाँ पर वो मटेरियल को रखते हैं, जहाँ पर खड़े होते हैं, उस जगह को वर्किंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। जिसकी मिनिमम विड्थ जो वर्किंग प्लेटफॉर्म की वो नॉट लेस देन 3 प्लैंक और 600 मीटर, 600 मिलीमीटर या 3 प्लॉन्ग से नीचे नहीं होना चाहिए, या 18 इंच जो है 18 इंच जो है वो उसकी विड्थ होनी चाहिए। अब वर्किंग प्लेटफॉर्म पे सेफ्टी का जो मैयत है, जो यानी कि फॉलिंग, टू अवॉइड द फॉलिंग ऑफ मटेरियल द वर्कर द एनीथिंग, तो उसके लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं गार्ड रेल सिस्टम, जिसकी जो हाइट है वो एटलीस्ट 1 मीटर होनी चाहिए प्लेटफॉर्म के साथ। गार्ड रेल सिस्टम के कंपोनेंट कौन से हैं वो हम देखते हैं। अपने पहले नंबर पर आ जाता है टॉप रेल। तो टॉप रेल की जो हाइट जो है वो प्लेटफॉर्म से वो 42 इंच जो होगी, और मिड रेल एटलीस्ट 21 इंच तक होना चाहिए, और टो बोर्ड जो लकड़ी का बोर्ड तक नजर आ रहा है इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर से 4 इंच हाइट होगी। और उसका मकसद क्या होता है कि वो मटेरियल को फॉलिंग से बचाता है। प्लांक्स जो है जो प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल होते हैं वो स्टील के बोर्ड होते हैं या वुडन प्लॉन्क यूज स्कैफोल्ड, जो उसकी विड्थ जो होगी बोर्ड की वो शुड बी 9 इंच और 22.86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब दो प्लैंक को स्कैफोल्ड के ऊपर जोड़ते हैं उनकी जो ओवरलैपिंग है वो मिनिमम 12 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम ओवरहैंगिंग जो प्लैंक अगर स्कैफोल्ड से बाहर जा रहे थे सिस्टम स्कैफोल्ड, तो वो 6 इंच से ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं आउटरीजर की तरफ। द clumps at the bottom of the scaffold to increase the base width in order to increase the stability of the tower। तो मोबाइल स्कैफोल्ड, सिस्टम स्कैफोल्ड या किसी भी स्कैफोल्ड के बाहर उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको शेप देने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, उसकी बेस को मजबूत करने के लिए जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आउटरीजर कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं कास्टर ब्रीथ की तरफ। सपोर्ट द मूव एंड द लॉक द स्कैफोल्डिंग का जो मेन मकसद होता है कि वो स्कैफोल्ड की मूवमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उसको हेल्प देती हैं, और स्कैफोल्ड को लॉक करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं स्कैफोल्डिंग के हैजर्ड की तरफ। स्कैफोल्डिंग का पहला हैजर्ड है फॉल ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्कर। किसी भी स्कैफोल्ड से वर्कर जो है वो गिर सकते हैं, जो है ये भी एक खतरा है। मटेरियल भी गिर सकता है। मटेरियल ऑन द प्लेटफॉर्म पोर हाउस कीपिंग जो है हैवी मटेरियल स्कैफोल्ड के ऊपर है वो गिर सकता है वर्कर्स की मूवमेंट की वजह से। तो ये एक दूसरा डेंजर हो गया। नंबर 3 पे आता है बैड सरफेस ऑफ वेदर कंडीशन। जो ग्राउंड सरफेस जो है वो जो ग्राउंड है वो अनइवन है, वो सोयल की कंडीशन जो है वो सही नहीं है, वहां पर रेन हुई हुई है या एक हैवी वाइंड है, तो ये वेदर कंडीशन भी, इस कंडीशन में भी स्कैफोल्ड पे काम नहीं करना चाहिए। तो उसे कोलैप्स होने का या गिरने का खतरा होता है। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। वर्कर्स की ट्रेनिंग नहीं है तो काम करने का नहीं पता, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। उसके बाद है अनसेफ एक्सेस। जो स्क्रोलिंग का एक्सेस है, जो ऊपर जाने का रास्ता सही नहीं है, जो है शॉर्टकट इस्तेमाल किए गए हैं, सही तरीके से प्रॉपर एक्सेस नहीं है, तो इससे वर्कर के गिरने का भी खतरा होता है।
उसके बाद मिसिंग एंड इनकम्प्लीट कंपोनेंट्स, जो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं वो मिसिंग है, सही तरीके से स्कैफोल्ड नहीं बनाई गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। नॉट फॉलोइंग द फॉल अरेस्ट और फॉल प्रोटेक्शन, वर्कर जो है वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका जो है फॉल अरेस्ट सिस्टम नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है, उसका मिड रेल, हैंड रेल, टॉप रेल, गार्डन सिस्टम नहीं है, प्लैंक प्रॉपर नहीं है, प्लेटफॉर्म सही नहीं है, उसके अलावा जो है वो सेफ्टी नेट जो है वो मटेरियल को फॉलिंग को रोकने के लिए नहीं दी, तो ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद इलेक्ट्रो क्वेश्चन है, अगर आप किसी लाइव किसी वायर के साथ किसी एनर्जाइज किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जो स्कैफोल्ड होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको जो है करंट भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है, फायर बनने का जो है वो रिस्क मौजूद है। Structure collapsed because of the many reasons, because of the heavy winds, because of the storm, या लोड जो हो उसकी लिमिट ज्यादा है, और स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनाई गई, प्रॉपर स्कैफोल्डर ने उसको इंस्पेक्शन नहीं की या सही तरीके से जो इरेक्ट नहीं की, तो इस वजह से भी स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो सकती है। और लैक ऑफ इंस्पेक्शन है, सही तरीके से इंस्पेक्शन नहीं होगी, प्रॉपर जो है डेली या वीकली बेसिस स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन नहीं की गई, तो भी स्कैफोल्डिंग के ये भी जो हैजर्ड्स में रहते हैं। अब सेफ्टी प्रिकॉशन क्या कहते हैं इसको बचाने के लिए, तो इसपे सबसे पहले रहता है इंस्पेक्शन। किसी भी काम करने से पहले स्कैफोल्ड की इंस्पेक्शन जरूरी है, तो इंस्पेक्ट करना चाहिए कि वो सही है, वो सेफ यूज है, तो तमाम कंपोनेंट जो है वो इन कंडीशन में है, और वो जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल किया है। फॉलो द सेफ एक्टिव, वर्कर्स को स्कैफोल्ड के ऊपर जाने के लिए एक प्रॉपर एक्टिव एक सही तरीके से जो है वो लैडर का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शॉर्टकट। वेदर कंडीशन की अपडेट होनी चाहिए इन हैवी वाइंड या रेनी सीजन के दौरान में, या कोशिश करनी चाहिए कि स्कैफोल्ड के ऊपर काम ना किया जाए, अगर मटेरियल है तो मटेरियल को स्कैफोल्ड से हटा दें, तो इससे जो है वो मटेरियल के फॉल्ट होने का खतरा है, और इवन स्कैफोल्ड भी कोलैप्स हो सकती है। स्कैफोल्ड को जब भी इरेक्शन की जाए या उसकी डिसमेंटलिंग की जाए, वो शुड बी डन बाय अ कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर, जो ट्रेन होना चाहिए, जिनका एक्सपीरियंस हो। प्रॉपरली हुक द बॉडी हार्नेस, जब स्कैफोल्ड पे काम कर रहे हो तो बॉडी हार्नेस को प्रॉपर तरीके से हुक करो, और मटेरियल के फॉलन से बचाने के लिए सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप किसी एनर्जाइज जो है वो कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस जो है वो कम से कम 4 मीटर होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, तो उसका जो डिस्टेंस जो है लाइव से स्कैफोल्ड का डिफरेंट होता है। अगर जो वायरिंग जो करंट की वैल्यू है वो 300 वोल्ट से नीचे है, लेस देन है, तो 3 फुट एटलीस्ट उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए। 300 वोल्ट टू 50 किलोवाट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 10 फीट का होना चाहिए, और मोर देन 50 किलोवाट का अगर उसके अंदर करंट की वैल्यू है तो वो 10 फीट या 4 इंच ईच किलोवाट का किलोवाट का जो डिस्टेंस जो है आप रख सकते हैं। और सबसे पहले है ट्रेनिंग टू ऑल वर्कर, तमाम वर्कर को ट्रेनिंग देनी चाहिए। सब वर्कर ट्रेन उनको वर्कर हेड की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको स्कैफोल्ड का यूज, इरेक्शन, उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर फॉलो रेस्ट सिस्टम को फॉलो करना, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की सूरत में किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना इमरजेंसी के लिए, सारी ट्रेनिंग जो है वो वर्कर को देनी चाहिए। अच्छी बात होता है इंस्पेक्शन, अगर हम स्कैफोल्ड की इंस्पेक्शन करना चाहें तो किन किन चीज़ों को इंस्पेक्ट किया जाता है, क्या देखें उसमें, फुटिंग में हम आते हैं, तो जैसे सॉफ्ट, इवन हम यानी सॉइल कंडीशन को देखना चाहिए, बेस प्लेट, सोल बोल्ट ये सही कंडीशन में है, स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से में है, लेजर जो है वो पैरेलल है, जॉइंट उसके सही तरीके से किए जाए, ब्रेसिंग जो है वो उसकी प्रॉपरली है, ऑल टाइप ऑफ ब्रेसिंग जॉइंट है, कपलिंग सही तरीके से की गई है, बोल्ट जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए, ब्लॉक जो टो बोर्ड है वो 10 सेंटीमीटर की इंच है, जो मतलब जो भी उसके पार्ट जो है वो तरीके से गार्डर सिस्टम प्रॉपर तरीके से मौजूद है, लेडर मौजूद है, लेडर की जो डायमेंशन है वो तरीके से सारी चीजों को टिक मार कर यस नो के बिहाफ पर जो है वो स्कैफोल्ड को जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं टैग सिस्टम की तरफ। क्या होते हैं, व्हाट इज द टैग सिस्टम? टैग सिस्टम इज पुट ऑन द स्कैफोल्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, एक ट्रेन्ड पर्सन ही स्कैफोल्ड के ऊपर टैग लगा सकता है, indicating the present condition whether it can be used, whether the fall protection needed or not। ये इस चीज को बताता है कि स्कैफोल्ड के ऊपर आप काम कर सकते हो या इस पे फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं। ओनली ट्रेन स्कैफोल्डर कैन आर डिसमेंटल स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड को सिर्फ ट्रेन पर्सन ही
उसको जो है वो डिसमेंटल कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। इसके अलावा ओनली कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर कैन पुट द टैग। टैग जो है वो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर जो है वो सर्टिफाइड को ही लगाएगा। 3 किस्म के टैग्स होते हैं, ग्रीन टैग, येलो टैग एंड रेड टैग। इसका क्या मकसद है, कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, तो चलते हैं ग्रीन टैग की तरफ। ग्रीन टैग का मतलब है सेफ टू यूज, स्कैफोल्डिंग इज कंप्लीट। इसका मतलब है कि स्कैफोल्ड सही तरीके से तैयार है, अपने ऊपर काम कर सकते हो और ये सेफ टू यूज है, बट इन दिस कंडीशन it's better to use the body harness. Number two, yellow. Yellow tag mean can use with 100% fall protection. आप इसके ऊपर काम कर सकते हो लेकिन fall protection 100% चाहिए, क्योंकि ये scaffold या तो वो अंडर erection कंडीशन में है या इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिसके पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, वो प्रॉपरली मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है रेड टैग की तरफ आते हैं। इट रेड इन डेंजर, do not use, you should not use the scaffold in the red tag. It mean कि ये scaffold या तो dismantling condition के अंदर है या ये scaffold erection condition में है, but only the competent and trained scaffolder scaffold को use कर। Calculating the safe workload of the scaffolding, किसी भी scaffold का safe workload कैसे फाइंड आउट किया जाए। हमारे पास एक चीज है, हम स्कैफोल्ड के सेफ वर्क को फाइनल करने से पहले हमें उसका वेट ऑफ द स्कैफोल्ड, उसका प्लेटफॉर्म का वेट, उसका मटेरियल, द वर्क वर्किंग ऑन इट, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें। फार्मूला जो है वो सेफ वर्कलोड के लिए वो है डेड लोड प्लस फोर्स मल्टीप्लाई बाई फाइव लोड। तो व्हाट इज द डेड लोड, द वेट ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट प्लस द वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड डेड लोड। लाइव लोड में आता है weight of the workers, the weight of the material, the weight of the tool। अब ये स्कैफोल्ड आपको नजर आ रही है, इसको हम एक एग्जांपल देते हैं। इसके ऊपर 2 वर्कर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि इसके वेट स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट वो 200 केजी है, वेट ऑफ प्लेटफॉर्म जो 100 केजी है, तो इसका डेड लोड जो होगा वो 300 केजी होगा। इधर हम लाइव लोड की तरफ आते हैं, तो वेट ऑफ वर्कर्स, तो 2 वर्कर्स है तो 60 केजी प्लस 70 केजी के 2 वर्कर्स, तो 130 केजी के इसका जो वर्कर का वेट होगा। वेट ऑफ मटेरियल आई थिंक 2000 केजी होगा। तो अगर वेट ऑफ टूल हम कंसीडर करते हैं कि 200 केजी, तो ये टोटल जो हो जाएगा 2330 केजी लाइव लोड। अब इन दोनों वैल्यू को हम फार्मूले के अंदर एडजस्ट करेंगे, तो जो इसका डेड लोड होगा 300 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2330, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जाएगी 9320 प्लस डेड लोड की वैल्यू 300 होगी। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू इन किलोग्राम में आ जाएगी हो जाएगी 9620 किलोग्राम। ये सेफ वर्कलोड है किसी भी स्कैफोल्ड का, दी गई स्कैफोल्ड का। अगर हम इसमें टन में इसका वजन मन करने, वी नो दैट 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, तो हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 9.620 टन। तो ये एक स्कैफोल्ड का इन टन के अंदर सेफ वर्कलोड फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्लासेस ऑफ स्कैफोल्ड की। एज पर ओशा स्टैंडर्ड 29 CFR 1926.454, ये कहता है कि लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी का क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। जो लाइट ड्यूटी का जो बेस साइज जो होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो 3 मीटर होगी और उसकी विड्थ जो है कि 1.25 मीटर होगी। और जो मीडियम ड्यूटी में लेंथ जो है वो 2 मीटर और विड्थ जो है वो 1.25 मीटर और हाइट 2 मीटर। और हैवी ड्यूटी के जो उसका साइज है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर और उसकी विड्थ जो है 1.25 मीटर और उसकी हाइट 2 मीटर होगी। और वेट ऑफ अ वेट इन पौंड जो है वो लाइट ड्यूटी का 25 पौंड पर स्क्वायर फीट है, किलोग्राम में 122 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, और अप्रोक्सीमेट इसका वेट जो है वो 125 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर बनता है। और मीडियम ड्यूटी का है 50 पौंड पर स्क्वायर फीट या 224 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर और अप्रोक्सीमेट 250 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। और हैवी ड्यूटी का जो वेट होगा वो 75 पाउंड पर स्क्वायर फीट इक्वल टू 366 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू बनेगी 375 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो कौन कौन इनको यूज कर सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं।
जो लाइट ड्यूटी है उसके इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, विंडो क्लीनर, लाइट मेंटेनेंस वर्क करने वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। और मीडियम ड्यूटी पे कारपेंटर, प्लास्टर, ग्लास वर्क जो है वो काम करने वाले इसको यूज कर सकते हैं। और हैवी ड्यूटी को इस्तेमाल करेंगे ब्रिक, ब्लास्ट मैसन, डेमोलिशन वर्क वाले लोग इसको यूज करेंगे। तो अब हम जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ बे। बे क्या है? उससे पहले हम जानते हैं कि बे क्या है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि 4 स्टैंडर्ड एंड 2 लेजर का जो एक जो उसका टोटल जो डिस्टेंस वो प्लेटफॉर्म जो बनता है वो हम उसको पे करते हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो हम लाइट ड्यूटी की एग्जांपल लेते हैं। जैसे लाइट ड्यूटी का जो उसका वेट जो है वो 125 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर है, उसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर है, विड्थ जो है 1.25 है। एग्जांपल लेते हैं जनाब। ये बे आपके पास है तो इसका जो फार्मूला है वेट मल्टीप्लाई बाई बे साइज। इसका वेट है 125 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 3m मल्टीप्लाई 1.25 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये बनेगी 3.75 मीटर पर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 468 किलोग्राम। यानी जिस लाइट ड्यूटी की एक स्कैफोल्ड, मोबाइल स्कैफोल्ड का हम एग्जांपल लेते हैं तो उसका प्लेटफॉर्म का जो वेट जो बना, उसका जो पेपर लोड बना वो बना 468। दिस इंडिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 250 केजी के एक यानी एक पर्सन का वेट अगर 250 केजी होगा तो 2 पर्सन एटलीस्ट उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर 3 पर्सन को काम करना है तो एटलीस्ट एक बंदे का वजन वो 150 किलोग्राम होना चाहिए। और अगर 4 पर्सन इस पे काम करना चाहते हैं तो इस पर्सन का जो वेट होगा वो 50 केजी के करीब होना चाहिए। ओशा का स्टैंडर्ड ये भी कहता है if the scaffold is greater than 125 feet or 38 meters, then get design from a qualified person as per OSHA or registered professional engineer। अगर किसी भी स्कैफोल्ड की जो उसकी हाइट जो है वो 125 फीट या 38 मीटर से ज्यादा होने लगी है तो उसका डिजाइन जो है वो ओशा सर्टिफाइड इंजीनियर या प्रोफेशनल जो है वो उसको तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आपकी वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इस तरह की और वीडियोस आपके लिए बनाते हैं और सेफ्टी के बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। वी विल ट्राई इन फ्यूचर हम इसको अडॉप्ट करें और हम बेटर से बेटर जो है वो कर पाएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह।